नमस्ते क्लास नाइन्थ। ये आपका पांचवा पार्ट है। कल गलती से पांचवा पार्ट बोल दिया गया था। ये पांचवा पार्ट है, पांचवा दिन, और हम लोग क्रॉप इम्प्रूवमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। फूड इम्प्रूवमेंट का फर्स्ट टॉपिक क्रॉप इम्प्रूवमेंट कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें जो कंटिन्यू देते चले आ रहे हैं कि आपको मंडे से अपने टाइमिंग पे क्लासेस आने हैं। ठीक, खुल गया। ठीक है, और पूरा प्रयास हमारा कि जितना जल्दी हो सके उसे कंप्लीट कर लें, इसे कंप्लीट कर लें। आइए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आपने 4 पार्ट पहले के नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देखिए, फिर आप आइए इसको देखने के लिए। अचानक से यहाँ से देखेंगे तो भी समझ में आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आपने कॉपी पे नोट्स बनाया हुआ है और तब आप हमारे पास आए हैं, तब आपको ज़्यादा अधिक समझ में आएगा। ठीक है, मौसम देख ही रहे हैं, ज़बरदस्त बारिश, फिर बढ़िया मौसम। नहीं, हम लोग का इंतज़ाम हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो तीसरा पॉइंट, हम लोगों ने खेती को 3 पार्ट में बांटा था। एक था सिलेक्शन ऑफ सीड। मेन कंसर्न क्या था? आपको ये जानना कि इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड का मतलब क्या होता है एंड हाउ डू वी गेट दैट। दूसरा पॉइंट था क्रॉप का प्रोडक्शन में क्या था? 3 पार्ट थे। एक था न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट, जिसमें अपने माइक्रो मैक्रो आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, मैन्योर, फर्टिलाइजर, राइट, डिफरेंसेस, पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें, दोनों तरफ थी। और फाइनली व्हाट वी डिसाइडेड इज़ टू गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल और कम से कम आर्टिफिशियल, दोनों का मिक्स। एंड नंबर 2 इरिगेशन, पानी का व्यवस्था। एंड नंबर 3 क्रॉप का पैटर्न। लास्ट पॉइंट कल की बात कर रहे हैं। क्रॉप का पैटर्न का मतलब हम एक से अधिक क्रॉप को एक साथ उगाएंगे, मिक्स क्रॉपिंग। थोड़ी परेशानियां आई थी मिक्स क्रॉपिंग में, तो इंटर क्रॉपिंग, दोनों लगभग सेम बात है। थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, क्या, इंटर क्रॉपिंग थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, बस, और कुछ विशेष बात नहीं था। ठीक है, और बात करें तो क्रॉप रोटेशन था, एक काइंड ऑफ रोटेशन था। ठीक है, उसके भी बेनिफिट्स थे। डन, यहाँ तक हो गया है। और अब तीसरा पार्ट क्या है? क्रॉप का प्रोटेक्शन का मैनेजमेंट। थर्ड पार्ट है आपके पास, खेती समाप्त होने को है, फसल लहलहा उठे हैं, फिर भी हमारे पास एक परेशानी होती है कि हो सकता हो हमारा क्रॉप को नुकसान पहुंच जाए। तो हमें समझना पड़ेगा नुकसान किससे पहुंच सकता है। ऑलरेडी हम लोगों ने सीड में व्यवस्था किया था कि अधिक से अधिक रेजिस्टेंस लेके आए, फिर भी अभी हम एक प्रोटेक्शंस की बात करते हैं कि हमारे पास क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो कौन है जो क्रॉप को हार्म कर सकते हैं? तो कई सारे एबायोटिक फैक्टर हैं। सूखा है, पाला है, गर्मी है, मॉइस्चर है। इन्वायरमेंटल का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सीड के प्रति रेजिस्टेंस है, सीड में सूखा से लड़ने की क्षमता है तो लड़ लेगा। ठीक है, हाँ, इंसेक्ट वगैरह से बचाने का व्यवस्था हम कर सकते हैं। हमारे पास कई सारे केमिकल्स हैं जो इंसेक्ट को मार सकता है। तो पहले हम इक्का दुक्का पॉइंट आउट करते हैं कि कुछ बायोटिक फैक्टर हैं that can harm our crop। उसमें से पहला हम बात करें तो हमें सिर्फ ये सब नाम जानने होंगे। आप जाने कि वीड्स क्या होता है, वीड के द्वारा हमारे क्रॉप को हार्म हो सकता है। तो वीड क्या है? तो वीड अनवांटेड प्लांट है। आप खेती करते हैं, हिंदी में खरपतवार कहा जाता है। आप खेती करते हैं तो आपको दिखाई देता होगा कि आपने जो अपना प्लांट उगाया है, साथ साथ में कई सारे और प्लांट उग जाते हैं, तो वो खरपतवार, वीड कहलाता है। तो प्रॉब्लम क्या है उससे हमको? तो प्रॉब्लम ये है कि एक ही जगह पे, वो जगह जहाँ से एक हमारा गेहूं का पेड़ निकल सकता था, गेहूं का प्लांट निकल सकता था, वहाँ पर एक वीड ने जन्म ले लिया है, जगह ले लिया। नंबर 2, जब जगह ले लेगा तो वो भी प्लांट है, वो भी लाइफ है। तो जो न्यूट्रिएंट हमने बिछाया है पूरे फील्ड में,
इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर या नेचुरली भी, तो वो जो वीड है वो भी इसे लेगा। हम फर्टिलाइज़र डालेंगे, हम पानी पटाएंगे, हम कुछ भी देंगे हमारे फील्ड को, क्रॉप फील्ड को, तो हमारा वीड भी तो कंपटीशन करेगा। तो अगर उस वीड को निकाल दिया जाए तो जगह खाली हुआ, वहाँ एक नया प्लांट हमारा उग सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। नंबर 2, वहाँ रहकर जो हमारे डिज़ायर्ड प्लांट को कंपटीशन दिया हुआ था उस कंपटीशन से भी बच जाएंगे। तो 2 तरीके का प्रोसेस है। मतलब ये तो नाम सुने ना, वीड है, तो इस वीड का व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। केमिकल भी हमारे पास आता है, वीडीसाइड। साइड इतना अच्छा वर्ड है, सुसाइड का साइड, कि साइड लगाइए और उसे साइड में कर दीजिए। तो वीड्स हैं, साइड कर देंगे उसको, मर जाएगा। सिंपल बात कर रहे हैं, वेरी बेसिक, ठीक है। और नहीं तो सबसे सेफेस्ट रास्ता है क्या, मैकेनिकल रिमूवल। आप चुन चुन के हाथों से पकड़ पकड़ के उसे निकालिए, ये ज़्यादा ऑर्गेनिक है। केमिकल के मदद से अगर आप वीड को मारते हैं तो ओके, नो प्रॉब्लम, वीड मर ही जाएंगे, बट उस केमिकल का प्रभाव तो हमारे डिज़ायर्ड प्लांट पर भी पड़ सकता है, राइट। इतना हुआ वीड के बारे में जानकारी मिल गया। दूसरा फैक्टर दैट कैन हार्म आवर क्रॉप, इंसेक्ट। कई तरह के इंसेक्ट होते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो उड़ते हुए आएंगे और पत्तों को काट देंगे। टिड्डा सुने होंगे, खेतों में टिड्डा का झुंड आता है, एक बार खेतों पर से गुजर के चला गया, सब पत्ते उत्ते को काट छाट देगा, स्टेम को काट देगा। कटिंग इंसेक्ट कर सकते हैं, काटने वाले। एक तरीका हुआ, हथियार हुआ इंसेक्ट मारने के लिए, बोरिंग कर देते हैं। कुछ ऐसे भी कीड़े होते हैं जो क्या करते हैं, उसमें छेद कर देंगे, ठीक। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि फल आपने लिया और जैसे काटा तो अंदर होल था, अंदर धंसा हुआ था, अंदर कीड़े लगे हुए। बाहर से नहीं दिखता है कि अंदर घुसा हुआ है, शुरुआत में ही घुस गया था अंदर और अंदर से खोखला कर रहा है। बोरिंग करके, बोरिंग मतलब होता है खोखला करना, ठीक है। बोरिंग करके प्लांट्स को खराब कर सकते हैं, ठीक है। नहीं बोरिंग करना हो, सकिंग ऑफ सैप, लग जाएंगे और चूस लेंगे साइटोप्लाज्म को। 3 तरीका निकाला, क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हाउ डज इंसेक्ट कैन अफेक्ट आवर क्रॉप। तो काट करके, खोखला करके, या उसके मटेरियल को चूस करके खराब कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अनुसार इनके नाम भी होते हैं, इनका स्पेसिफिक नाम भी होता है, तो उतना नहीं जानना हम लोगों को। क्या व्यवस्था करेंगे, इसमें भी लगाएंगे हम लोग साइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये दीज आर द केमिकल्स, ये केमिकल्स हैं। इंसेक्टिसाइड लगाएंगे और इंसेक्ट से मुक्ति पाएंगे। बट इंसेक्टिसाइड्स अगेन इट्स ए केमिकल, इसका असर अगर इंसेक्ट पे पड़ता है तो प्लांट पे भी पड़ेगा। एक पुराना बात हम लोग पहले भी पढ़े थे कि क्यों नहीं हम अपने प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना दें। जैसे आपको याद होगा हमने बनाया था बीटी कॉटन, याद है बीटी कॉटन के प्लांट में ऐसा केमिकल, ऐसा एक जीन डाल दिया था, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया था कि वो हमारे प्लांट को रेजिस्टेंस दे दे टूवर्ड्स इंसेक्ट। तो ये नेचुरल तरीका हुआ, देखिए ऑर्गेनिक तरीका हुआ, इम्प्रूव्ड तरीका हुआ। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो किसान का खर्चा लगेगा। इंसेक्टिसाइड केमिकल डालेगा और प्लांट को बचाएगा और प्लांट को थोड़ा इन्फेक्ट रखेगा, मतलब वो केमिकल से इन्फेक्टेड है। वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कई नाम और दे सकते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट पेस्ट मतलब हो गया पूरा ग्रुप ऑफ हार्मफुल और लाइफ जो प्लांट को ख़राब कर सकते हैं। तो पेस्ट को मारना होगा तो पेस्टिसाइड, ठीक है। हम समराइज करते हैं तो कुछ पैथोजेंस हैं। पैथोजेन का मतलब होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। सबसे फेवरेट बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, और भी कई तरह के होते हैं। इन सब को मारने के लिए अकॉर्डिंगली साइड लगाते जाएंगे, ठीक है। पेस्ट है तो पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियोसाइड,
ऐसे करके कई सारे केमिकल बन जाता है। वायरस को नहीं मार सकते हैं, वायरस को मारने में थोड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, ठीक है। ओमिक्रॉन तक चल रहे हैं, अभी पता नहीं क्या अल्फा बीटा गामा सब आएगा उसका वेरिएंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आसान बात कह रहे हैं, पहुंच रहा है बात आपको। तो पैथोजेंस, तो ये सब को, ये दीज आर द फैक्टर्स जो हार्म कर सकते हैं। इनसे बचाने के लिए हमें अपने प्रोटेक्शंस का इम्प्रूवमेंट करना होगा, मैनेज करना होगा। इम्प्रूव इन द सेंस हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे कि ऑलरेडी आवर प्लांट कैन फाइट विथ माइक्रोब्स और कैन फाइट विथ इंसेक्ट्स। समझ रहे बात को? वेरी सिंपल वे में हमने कंप्लीट किया क्रॉप का प्रोटेक्शंस का मैनेजमेंट, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जब फसलों को बचा लिए, इन सब से बचा लिए और हमने फसल काट लिया, काटने के बाद जो हम स्टोरेज करते हैं वहाँ भी परेशानी है। तो स्टोरेज वाला भी बात एक बार यहीं पे छोटा सा कर लें। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, अनाजों को जब हम, फसलों को जब हम स्टोर करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास एबायोटिक फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं और साथ साथ बायोटिक। अभी आपको क्लिक किया और सर अभी तो आप वहाँ कहें कि एबायोटिक का हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हाँ, जब तक खेतों में है, खेतों में तो खुला इन्वायरमेंट में है। एबायोटिक का मतलब अगर हम बात कर ले मॉइस्चर का, मॉइस्चर है, ठीक है। तो हम अपने फसलों को, आलू लिए, आलू को हमने एक रूम में रखा, तो अब वो रूम मेरे कंट्रोल का रूम है। अब उस रूम का टेम्परेचर कैसा हो, उस रूम का मॉइस्चर कैसा हो, उस रूम का ड्राइनेस कितना हो, उस रूम में कितने, उस रूम में कहीं से कीड़े मकोड़े तो नहीं घुस रहे हैं, चूहा तो नहीं लग रहा है, इन सब का हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्टोरिंग कैपेसिटी बड़ी ख़राब है हम लोग का, उगा तो लेते हैं, स्टोर नहीं कर पाते हैं, एंड लैकिंग ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, कितना मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड्स हमारे बर्बाद होते हैं। तो अगर हम मॉइस्चर, टेम्परेचर फैक्टर हैं दैट कैन अफेक्ट आवर ग्रेन, तो हमें उसका मैनेजमेंट करना होगा, कोल्ड स्टोरेज बनाना होगा, ऐसा कोई स्टोरेज जगह बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम कंट्रोल वे में टेम्परेचर, मॉइस्चर को मेंटेन कर सकें, ठीक है। बायोटिक की बात कर लें तो रोडेंट जाति के रैट, सुनो हटाओ, रोडेंट क्या बोल रहे हैं, चूहा भी है, छुछुंदर भी है, अब उसका नाम नहीं जानते, इंग्लिश में जानते हैं हम, तो रोडेंट जाति होता है। ये काफ़ी हार्म, चूहों ने बहुत परेशान किया हुआ है, ठीक, बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है इंडियंस किसान को, ठीक है। तो दीज आर द बायोटिक फैक्टर। इन सब के चक्कर में हमारा ग्रेन खराब हो सकता है। अगर हम इनका असर देखें, इफेक्ट देखें तो क्वालिटी ख़राब होता है। तो अगर हम बोलें पॉइंट आउट लिखने के लिए आपको कि क्या असर होता है एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का, तो टमाटर है, टमाटर को अगर हम अच्छे से स्टोर करके नहीं रखेंगे तो टमाटर का वज़न घट जाएगा, अंदर से लगेगा सड़ गया है, उसका कलर थोड़ा डिस्कलर हो जाएगा, क्वालिटी का डिग्रेडेशन नंबर 1 पॉइंट, डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी। अब खुद बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में, मार्केट में आप टमाटर, आलू, प्याज खरीदते हैं तो आपके आँखों का स्कैनिंग समझ जाता है कि ये ख़राब है। ख़राब उगा नहीं था, कटने से लेकर खेतों से निकलकर यहाँ तक आने में वो ख़राब हो रहा है। तो वहाँ पर तैयारी नहीं, जबकि वो टमाटर खाया जा सकता था, लेकिन आपने छांट दिया, ये तो ख़राब लग रहा है। कैसे हम समझते हैं क्वालिटी वे डिग्रेडेशन से? डिकलरेशन हो जाए, फॉल स्मेल हो जाए, ख़राब महकने लगे, ठीक, डिग्रेडेशंस ऑफ वेट, अंदर से ख़राब होगा तो उसका वज़न कम होगा। 5 किलो का टमाटर था, एक दिन नहीं बिकेगा, 2 दिन नहीं बिकेगा, तो 5 किलो का टमाटर 5 किलो का नहीं रह जाएगा, वो 4 किलो का हो गया। 1 किलो अंदर से ख़राब हो रहा है। ख़राब करने में हमारे बायोटिक फैक्टर, अंदर बैक्टीरिया, एक बार प्लांट कट के, एक बार क्रॉप खेतों से निकल के बाहर जब आ गया तो बाहर मौजूद कण कण में विराजमान बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा। तो आप जितना जल्दी हो सके, इसलिए कहा जाता है कि फूड्स आर
पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल मतलब ईजिली डिकम्पोज होने वाले। तो किसान का, फ्रूट इंडस्ट्री का, वेजिटेबल बाज़ारों का मेन टेंशन ये है कि जल्दी से इसको बेचो। आप भी जब घर पे लेके आते हैं फ्रूट्स, फल वगैरह सब, तो आपका मेन टेंशन ये है कि जल्दी से खाओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो ये नहीं तो ख़राब हो जाएगा सेंस क्या होता है, पेरिशेबल गुड्स का होता है। ठीक है, डन, आसान बात। तो ये हो गया हमारे पास, हो ही गया। अब इन सब से बचने के लिए क्या करेंगे? कई तरीके होते हैं। आप साफ सफाई रखो, सूखा रखो, पोछा ओछा मार कर रखो, वेंटिलेशन चाहिए नहीं चाहिए वो देख लो। ठीक है, मशीन लगा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाइए। मच्छरों से, मक्खियों से, इंसेक्ट से बचाने के लिए आप कई तरह के फ्यूमिगेशन होते हैं, धुआं होता है, कई तरह के खास तरह के केमिकल, आप फ्यूमिगेशन सुनते ही होंगे। आपके घरों पे अगल बगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा आते होंगे, मोटरसाइकिल बैठ कर पूरा धुआं करके चले जाते हैं। आप पता करते हैं कुछ मर रहा है सब क्या, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हुआ आपके सामने प्लांट वाला काम कंप्लीट। यहाँ तक कर लीजिएगा। बुक पढ़िए, एक बार थॉरली बुक पढ़ना है, दोबारा नहीं देखना है बुक को। ठीक है, तो इसको आप करिए। चमक रहा हो तो ये लीजिए, चमक को कम कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे गायब कर देते हैं। चलिए, तो हम लोग एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट की बातें हो चुकी हैं, अब बातें होंगी एनिमल्स के बारे में बातें होंगी। चलिए, एनिमल हस्बेंड्री, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? तो इसका मतलब होता है कि अब आप मैनेजमेंट करने वाले हैं ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब लाइफ को अब आप मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक में हम लोग कौन सा लाइव मतलब किसका हम लोग मैनेजमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं? तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं मिल्क प्रोड्यूस करने वाले, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं एग प्रोड्यूस करने वाले, प्लानिंग कर रहे हैं मतलब क्या भी मिल जाएगा एनिमल से, मिल्क मिलेगा, एग मिलेगा, मीट मिलेगा, फिश मिलेंगे, मतलब फिश भी मीट ही हुआ, कोई बात नहीं, हनी मिलेगा। ये हमारा टारगेट है कि इनके प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करना, पहले से भी करते चले आ रहे हैं। आज हम लोग इनके प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करेंगे। कैसे करेंगे, इसी पे बात करना है हम लोगों को। कौन कौन से हेडिंग बनेगा, सिर्फ आपको हेडिंग याद रहेगा तो बहुत है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में वी शुड मैनेज आवर लाइव स्टॉक। व्हाट इज लाइव स्टॉक? लाइव्स, गाय भैंस हुए तो समझ ही गए होंगे, मिल्क का कंजन हो गया है। ठीक है, मुर्गा मुर्गी हुआ, फिश हुए, हनी बी हुआ, यही आपका टॉपिक है। हम एनिमल हस्बेंड्री के मुख्य 4 कंपोनेंट पे बात कर लें। मतलब किसी भी, अगर आप कैटल्स का, गाय भैंस का पालन करते हैं तो वहाँ कुछ बातों का ख्याल करना पड़ेगा। फिर मौसम घबरा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, कौन हम लोग को आगे पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है तो थोड़ा किसी का मोबाइल पानी में भीग रहा है, तो हम लोग को 4 कंपोनेंट, किसी भी हस्बेंड्री की बात करेंगे तो 4 कंपोनेंट वी शुड बी कंसिडर। काफ़ी आसान चैप्टर है, मेरे साथ सिर्फ आप दोहरा लीजिएगा, हो ही जाएगा। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट हैं, 4 हिस्से हैं, जो अगर आप मुर्गा मुर्गी पालन करें तो उसमें कर सकते हैं, अगर आप गाय भैंस पालते हैं तो भी उसमें करेंगे। क्या हम नंबर 1 पॉइंट पे बात करेंगे तो वो होगा शेल्टर मैनेजमेंट, चाहे इम्प्रूवमेंट, क्योंकि पॉइंट तो यही है कि चैप्टर का नाम ही है इम्प्रूवमेंट। गाय भैंस तो पहले से पालते थे, जहाँ रखते थे उसे रखते ही हैं, शेल्टर मतलब घर, आवास। तो हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे और बेहतरीन बनाएंगे। जितना बढ़िया घर, जहाँ पे आप रहते हैं अगर वो बहुत बढ़िया बेहतरीन रहे तो आप थोड़ा खुश रहेंगे। सुबह से उठते हैं तो स्माइल के साथ उठते हैं कि क्या घर है हमारा। कोई उठता है कि फिर यहीं पे उठ गए जहाँ थे, अपना अपना है। ठीक है, तो शेल्टर का इम्प्रूवमेंट हम लोग बात करेंगे। जब गाय भैंस पालेंगे तो बात करेंगे कि कैसा होना चाहिए उनका घर, कैसा होना चाहिए घर। गाय भैंस के लिए घर बड़ा होना चाहिए, मुर्गा मुर्गी के लिए घर छोटा होना चाहिए। ठीक है, मछलियों के लिए पूरा नदी ही, समुंदर ही उनका घर है। ठीक है, हनी बी के लिए छोटे छोटे डिब्बे होने चाहिए। तो
ये तो डिपेंड करता है ना कि कौन रहेगा, जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका घर रहेगा, ठीक है। तो जब भी हम एक हेडिंग बनाएंगे तो पहला पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि इनका घर कैसा है, ठीक। एक बार दो बार घर की बात करें फिर कह देंगे बस घर अच्छा होना चाहिए, बात खत्म यार, ठीक। जो रहते हैं वहाँ पर वो जाने कितना अच्छा, अच्छा का मतलब क्या, आपका अपना रूम होना चाहिए, राइट, होना चाहिए, पता नहीं है कि नहीं है, होना चाहिए, ठीक है। और आपको अपने रूम में क्या क्या चाहिए आपसे पूछ ले हम, तो हम लोग डर जाएंगे, तो पूछेंगे नहीं ना। दूसरा, फिर घर की व्यवस्था हो गई, तो भोजन की व्यवस्था, खाना भी तो मैटर करेगा। बढ़िया खाना पीना खिलाएंगे तो हमारा जो एल्ड है, उपज है, जो इनका ये जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो सब बढ़ेगा। तो खाने के लिए फीडिंग ना, फीडिंग, यस, फीडिंग, फीडिंग का मैनेजमेंट, फीडिंग मैनेजमेंट चाहिए खाने को। अब यहाँ पर हम आपको एक दो चार वर्ड बता दें, एक दो वर्ड बता दें जो बार बार आएगा। फीडिंग में बात करेंगे कि दो तरह के हम खाना पे फोकस करते हैं, क्योंकि हम दो तरह देख भी रहे ना, हमें मिल्क चाहिए, एग चाहिए और ये चाहिए, ये तो कलेक्शन होता है। ये तो हनी जो होते हैं वो तो फ्लावर से निकाल के आते हैं, और हनी बी को कुछ खिलाते पिलाते आप नहीं हैं, हम लोग खिलाते पिलाते इन लोगों को खिला पिला सकते हैं। फिश को भी नहीं खिलाते हम लोग, मीट का प्रोडक्शंस के लिए मुर्गा मुर्गी है उसको खिला पिला सकते हैं। तो खिलाने पिलाने में अगर ध्यान से देखा जाए तो एक एग और मिल्क प्रोड्यूस करने वाले जो भी लाइफ होंगे उनको क्या खिलाएंगे, तो उनको खिलाएंगे रफेज। ये भी सुने होंगे छोटे क्लासेस में। व्हाट इज रफेज? इट इज ए फाइबर रिच एंड लो न्यूट्रिएंट फूड। ऐसा खाना जिसमें फाइबर, चारा बहुत ज़्यादा हो और न्यूट्रिएंट कम हो। न्यूट्रिएंट मतलब प्रोटीन का अमाउंट, फैट का अमाउंट, वो सब कम हो, फाइबर ज़्यादा हो। वो फाइबर को उनका बॉडी कन्वर्ट कर लेता है मिल्क और एग में, ठीक। और हमारे पास कुछ लाइफ है जिसमें मीट का प्रोडक्शन करना मेरा मेन कंसर्न है। तो उन्हें जो खाना खिलाने वाले हैं, उन्हें खिलाने वाले हैं कॉन्सनट्रेट फूड। कॉन्सनट्रेट फूड का मतलब होता है लेस फाइबर एंड मोर न्यूट्रिएंट। आप समझिएगा, हाई प्रोटीन, फैट, etc, ठीक। तो कल को जब हम गाय भैंस पढ़ाएंगे तो गाय भैंस में बैल भी तो पढ़ाएंगे। बैल जो होता है नॉट फॉर मीट बट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, खेती उती करने के लिए बरियार चाहिए। तो बरियार बनाने के लिए हम उसे न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा भरपूर खाना खिलाएंगे। मुर्गा मुर्गी है, मुर्गा को खाने के लिए बनाते हैं तो उसको बढ़िया खिलाएंगे कॉन्सेंट्रेट। हम मुर्गी को खिलाएंगे हम लोग रफेज। ये यहीं पे पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, पॉइंट नंबर सी, तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं, मौसम और ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, लाइट नहीं है। तीसरा पॉइंट, जो भी लाइफ है अगर, तो लाइफ कैन इनफैक्ट, लाइफ बीमार पड़ सकते हैं, राइट। बीमार पड़ेंगे तो उनका देखभाल भी करना पड़ेगा, इलाज भी करना पड़ेगा। हेल्थ केयर प्रॉपर, हमें हर लाइफ का हेल्थ केयर का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिसमें हमारा मेन टारगेट रहेगा कि वी कैन प्रोटेक्शंस फ्रॉम डिजीज, हम बीमारियों से बचा सकें। तो गाय भैंस के लिए तो बाकायदा अस्पताल होता है, जानवरों का अस्पताल होता है, जानवरों के डॉक्टर भी होते हैं। मुर्गा मुर्गी को कौन लेकर जाएगा हॉस्पिटल, अच्छा लगेगा, ठीक है। गाय भैंस लेके जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा हेल्थ केयर मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ भी बात कर लेंगे। जो थोड़ा सा पढ़ने वाला होता है, अभी तक यहाँ पर ना कुछ इम्प्रूवमेंट की बातें नहीं हुई है। ये तो हम घर को इम्प्रूव कर देंगे, खाना पीना खिलाने का भी इम्प्रूवमेंट कर देंगे, यानी जो है उसको बढ़िया दे रहे हैं। लेकिन हम अगर जैसे कि प्लांट में भी था कि सीड ही बदल दिए, वैरायटी इंप्रूव कर दिए, तो उसमें कई सारे इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे जो थोड़ा हमारे सपोर्ट से खिल उठेगा, राइट। तो उसके लिए हमें अपने जो हमारे पास जो भी गाय भैंस हैं उनके नए नए वैरायटी को इम्प्रूव करना होगा।
तो वो प्रोसेस कहलाएगा ब्रीडिंग प्रोग्राम, वही रिप्रोडक्शन। अब ब्रीडिंग में हमारे पास मेन रूप में ब्रीडिंग में क्या करना है, हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट में भी शब्द इस्तेमाल हुआ था, एनिमल में भी होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा और वी गेट हाइब्रिड एनिमल। और मेन अपना कंसर्न बिल्कुल सब कुछ समझ रहा होगा कि हाइब्रिड, वी गेट हाइब्रिड एनिमल दैट हैज बोथ कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट, जो दो लाइफ मिला के बनाए होंगे उसमें दोनों का गुण होना चाहिए। ठीक है, ये हम पॉइंट को एक बार डील कर लेंगे, फिर आगे कहा जाएगा ऐसे ही सब होते जाता है। डन। तो ये रहा आपके सामने जितना अभी हम 4 हेडिंग पढ़ने वाले हैं, कैटल्स, पोल्ट्री, फिशरी और हनी बी। इन चारों में ये चारों पॉइंट चिपका सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इतना आप लिख लीजिएगा। लाइट ऐसे ही काम हो गया है, साफ साफ दिख ही रहा है आपको, लिख लीजिए। गायब करके हम लोग बात करते हैं। गाय भैंस तो कम से कम आज पाल ही लिया जाएगा, मुर्गा मुर्गी भले कल देखा जाएगा। ठीक है, चलो चलिए, तो हम लोग अब पहला पॉइंट, अंधेरा चारों तरफ ज़्यादा हो गया है, हमारा सिर्फ हमारा बल्ब इतना लाइट नहीं ले पा रहा है। ठीक है, बड़ी मेहनत लगता है दोस्त। हाँ जी, मेरा बच्चा रोना शुरू कर दिया। कैटल फार्मिंग, फार्मिंग से कंफ्यूज नहीं होइएगा। फार्मिंग का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा उगाना। ठीक है, कैटल का मतलब हमें आपको समझ में आ गया होगा, गाय भैंस पालने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कैटल में 2 तरह के कैटल्स की बात करते हैं। एक होता है मिल्च या डेयरी एनिमल्स। इससे बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा, डेयरी एनिमल्स मतलब मिल्क प्रोड्यूस करने वाले, मिल्क का प्रोडक्शंस करने वाले एनिमल्स को कहते हैं। वर्ड मिल्क का प्रोडक्शन इज रिलेटेड विथ लैक्टेशनल पीरियड। मतलब कहना चाहते हैं लैक्टेशनल का मतलब होता है वो जिसमें मिल्क प्रोड्यूस हो। ठीक है, अगर हमारे पास एक उन्नत किस्म का एक अच्छे नस्ल का गाय है या भैंस है, उसका लैक्टेशनल पीरियड ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा दूध देते हैं, हमें तो वही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा कैटल क्या होता है, ड्रॉट। ये सब टर्म आपको समझने चाहिए। ड्रॉट एनिमल, ये पर्पस हमारा एग्रीकल्चरल वर्क के लिए होता है। जैसे बैल हो गया, बैल का यूज हम लोग खेती वाले काम में करेंगे। ठीक, यहीं से आपको क्लिक कर गया होगा कि फीडिंग में दोनों में डिफरेंसेस हो जाएगा। राइट। चलो, तो हमारे पास कैटल के नाम पर मिल्च और ड्रॉट टाइप के एनिमल हो गए। आपको नाम सुनने आना चाहिए, आपको ये जानना आना चाहिए कि ये मिल्च भी कुछ होता है, ड्रॉट भी कुछ होता है। हमें कैटल फार्मिंग का पहला पॉइंट के नाम पर उसके शेल्टर की बात करेंगे। शेल्टर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए गाय भैंस का शेल्टर? खटाल, खटाल कहते हैं। बड़ा होना चाहिए, स्पेसियस, जितना ज़्यादा जगह होगा उतना अच्छा घूमेंगे। ठीक है, स्पेसियस होना चाहिए। ठीक है, क्लीन होना चाहिए। किसका घर क्लीन ड्राई नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। सर खटाल तो सर ऐसी चारों से खुला ही रहता है, गलत बात, उनको भी ठंड लगता है। अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल वाला कंपनी में तो हजारों काऊ रखा होगा, गाय भैंस रखा होगा, तो उसने तो बकायदा घर बनाया होगा उन लोगों का। उन पे ये सब बातें लागू होती हैं, उनको प्रोडक्शंस को हाई करना है। ठीक है, हम लोग तो कैसे चला देते हैं। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, शेड होना चाहिए, सो दैट कि ठंडा गर्म से बच सके। नहीं, ETC जो आपको अच्छा लगे, झूमर उमर लगा लो, झाड़ू लगा लो, अच्छा लगे, म्यूजिक सिस्टम लगा लो, ताकि वो भी गाना सुनते सुनते गा वगैरह वगैरह। ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, फीडिंग की बात करें, दूसरा पॉइंट तो ऑलरेडी क्लियर है कि हम मिल्च वाले को क्या खिलाने वाले हैं, रफेज खिलाने वाले हैं। ऑलरेडी आपको, अरे यार रफ हो गए तो
रफेज हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या है रफेज, और जो ड्रॉट वाले एनिमल हैं उन्हें हम कंसंट्रेट फूड खिलाने वाले हैं। आसान बात है। तीसरा पॉइंट की बात करें, क्या था, हेल्थ केयर ना, हेल्थ केयर इंश्योरेंस करवा लेंगे, इसका होता है, ठीक है, जानवरों का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, मर जाए तो कुछ पैसा मिलेगा। तो वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी जानवरों के डॉक्टर को कहा जाता है वेटरनरी डॉक्टर। डॉक्टर्स को बुलाते रहेंगे अपने फार्म हाउस पे, आइए देखिए हमारे यहाँ 100 गाय भैंसों को मैं रखा हुआ है, चेक करके जाइए कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। हेल्थ केयर में कई डिजीज़ हो सकते हैं। आपके बुक में थोड़ा सा लिखता है कि पैरासाइट, इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट, आपको बस ये टर्म दो समझने हैं। इक्टो मतलब जो बॉडी में एक्सटर्नली ऊपर से लग जाए, हम लोग के बॉडी में लगता है, तो इक्टोपैरासाइट एक्सटर्नली, और इंडो क्या हो गया, कुछ खाए पिए होंगे उनके बॉडी के अंदर चला गया होगा वो पैरासाइट, ठीक, कीड़ा उड़ा। हम लोग के बॉडी के, हम लोग के छोटे बच्चे कितना सारी चीज़ मिठाई उठाई खाते रहते हैं तो पेट में कीड़ी हो जाता है, कीड़ी सुने होंगे, उनका दवाई बनता है। तो बुक में थोड़ा सा बड़ा करके बताने की कोशिश ये हुई है कि बीमारियां भी हो सकती हैं उनको। इक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट कैन अफेक्ट एक्सटर्नली, इंटरनली, परेशान कर सकते हैं। डॉक्टर कंटिन्यूस विजिट करते रहेगा तो वो चेक करते रहेगा, साफ़ सफाई करना पड़ेगा, नहलाना धुलाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। इतना आसानी से कैटल फार्मिंग नहीं होता है, ठीक है, इतना पे काफ़ी है। बीमारियां होंगी तो दवा भी आता है उनके लिए, सब कुछ है, दवा इंजेक्शन सब कुछ है इनके पास। डॉक्टर भी उसके लिए बाकायदा पढ़ के आते हैं, ठीक है। वेटनरी हॉस्पिटल भी होता है, ठीक है। थोड़े कम होते हैं, ठीक, उतनी जागरूकता नहीं है, कम ही होते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चा बड़ा होकर ये नहीं कि मैं जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जबकि बहुत सारे लोग बनते हैं। कंपटीशन वहाँ बहुत कम है, बड़े आराम से बन भी जाते हैं। इधर MBBS बनने में बहुत माथापच्ची है, माथा खराब हो जाता है कंपटीशन निकालने में। लास्ट पॉइंट, ब्रीडिंग, ठीक, इसी ब्रीडिंग को बढ़ाकर हम तो निपटाने के प्रयास करते हैं, ठीक है। उधर नीचे चला जाएगा। देखिए ब्रीडिंग कराएंगे, पहले ही प्लानिंग तय हो चुका है कि ब्रीडिंग कराना है आपको क्या करना है, इंडियन मतलब चलिए 2 ऐसे मिलाना है कि जिससे जो बने उसमें दोनों का प्रॉपर्टी हो। तो एक थोड़ा वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है आपके बुक में इंडिजिनस, नाम लग गया होगा। इंडिजिनस मतलब फ्रॉम इंडिया, या आप इसे लोकल कह सकते हैं या देसी कह सकते हैं। इंडिजिनस काउ को अगर हम ब्रीड कराते हैं, एग्जॉटिक, आपको दोनों वर्ड समझने होंगे। व्हाट इज इंडिजिनस, लोकल, देसी को कह रहे हैं इंडिजिनस कैटल भी होंगे, मुर्गा मुर्गी भी हो, देसी गाय भी होता है, देसी मुर्गा भी होता है, ठीक है। इंडिजिनस, एग्जॉटिक विदेशी हो गया, फॉरेन। इंडिजिनस लोकल गाय का खूबी है, देखा गया है कि ये बीमार कम पड़ते हैं। इसका मतलब ये डिजीज़ रेजिस्टेंस है कि कैसा भी मौसम हो सह लेते हैं, इंडिया के ही हैं, लोकल हैं, तो ये नहीं सहेंगे तो कौन सहेगा। ये बहुत बीमार पड़ता है, एग्जॉटिक है, विदेश से आया हुआ है। बुक में पढ़िएगा, साहिवाल, रेड सिंधी, दीज आर द नेम्स ऑफ इंडिजिनस ब्रीड। एग्जॉटिका, जर्सी, ब्राउन स्विस नामी है, जर्सी विदेशी ना होगा, अपने धोती कुर्ता चलता है। एग्जॉटिक फॉरेन का प्रॉब्लम है क्या कि ये बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं, बट इनका बेनिफिट है कि इनका लैक्टेशन, हाई लैक्टेशन है। अभी बताया गया था हाई लैक्टेशन का मतलब हो गया ज़्यादा दूध देते हैं। जर्सी गाय का दूध ज़्यादा होता है, आप देखे होंगे, जानते होंगे, कहीं थोड़ा पतला होता है लेकिन ज़्यादा होता है। देसी गाय का दूध कम होता है, इनका लो लैक्टेशन है, दूध पतला होता है लेकिन दूध कम होता है लेकिन मोटा होता है, ऐसा सुने होंगे, ठीक है। अब हमारा साइंटिस्ट क्या किया कि इन दोनों को मिलाकर एक नया हाइब्रिड बनाया, और एक्सपेक्टेशन ये रखा कि जो भी ये हाइब्रिड वैरायटी आया है ये डिजीज रेजिस्टेंस भी रहे, बीमार भी कम पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। तो ये हुआ
उन्नत नस्ल वाला हमारे पास। क्लियर? ये बना रहे हैं हम लोग। आजकल आर्टिफिशियल कितना तरीका आ चुका है, भयंकर तरीका आ चुका है, आप बिलीव भी नहीं करेंगे वैसे वैसे तरीका आ चुके हैं। ठीक है, प्लांट में ब्रीडिंग करना वे इजियर देन एनिमल। ठीक है, बट एनिमल में भी आज के टेक्नोलॉजी से काफ़ी सारा इम्प्रूव। यहीं पर तो आज के जनरेशन्स को वेटनरी डॉक्टर की ज़रूरत है। वेटनरी डॉक्टर जानता है कि हम एक बढ़िया इम्प्रूव्ड कैसे करेंगे। सब बातें सेम हैं। हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि इस एरिया में कोई बाहर का कोई नस्ल का गाय भैंस लाकर यहाँ दूध दे सकते हैं। सिलेक्शन कर सकते हैं कि जो मेरे पास झुंड है गायों का भैंसों का, उसमें से बेस्ट को चुनकर उन दोनों में मीटिंग कराकर एक और बेस्ट बनाया जाए। या हम जेनेटिकली मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। जो प्लांट में कर सकते हैं वो एनिमल में भी कर सकते हैं। सिंपल, स्पष्ट। तो ये रहा आपके सामने एक कैटल फार्मिंग का कंसेप्ट। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमारे पास आगे क्या रहेगा बताने को, आगे रहेगा कि एक बार हम आपको बता दें, पोल्ट्री, मुर्गा मुर्गी, मछला मछली और हनी भी। पूरा प्रयास रहेगा। कल सरस्वती पूजा है। ठीक है, फिर भी सरस्वती पूजा में पढ़ाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, घंटे डुलाने से नहीं कुछ होने मिलने वाला है। ठीक है, तो पढ़ाई कर लेगा 1 घंटा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, अच्छा पूजा हो जाएगा। ठीक है, तो कल प्रयास करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे। देख लो, तुम्हारे लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कल हम इन तीनों को निपटाएं और चैप्टर समाप्त करते हैं। सैटरडे चैप्टर समाप्त, संडे को टेस्ट और मंडे को मिलेंगे नए चैप्टर के साथ आमने सामने। ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि भाई मिलने वाले हैं, भाई साहब मिलने वाले हैं। ठीक है, आज तो शायद न्यूज़ भी आ जाएगा, आज ऑफिशियली न्यूज़ भी सर्कुलेट कर जाएगा कि सब कुछ खुल गया। वैसे सब लोग खोल ही चुके हैं, आपको भी पता है, आप भी जा ही रहे हैं। हम रोड पे घूमते हैं, सब दिखता भी है, सब जो दिखता है भाग से भागता है सब। पता नहीं कहाँ देख लिया, भूत देख लिया सब, नहीं कि मैटर देख लेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं तो अरे सब लोग पढ़ा रहे हैं, हम ही नहीं पढ़ा रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लॉफुल है ना, लॉ को मानने वाले, ये सब बहुत तकलीफ है। ठीक है, चलो बहुत लंबा वीडियो बन गया, मिलते हैं कल।